अब चलो आज अपन पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर अपना है 12 है ना, 12। क्या नाम है? ऊष्मागतिकी। यही है ना? हाँ, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स जिसका नाम है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ताप किसे कहते हैं? ताप, टेम्परेचर। ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में बच्चों, ज्यादा कठिन नहीं आना। टेम्परेचर किसे कहते हैं? ताप किसे कहते हैं? अच्छे से जिसको मालूम हो ताप की परिभाषा। हाँ, किताब में भी, किताब का भी उपयोग कर सकते हो। अच्छा, दैनिक जीवन में ताप, अच्छा आपको कोई डर भी लग रही क्या? क्यों? किसका किसका ताप बढ़ गया? किसका? वातावरण का ताप बढ़ गया। किसका ताप बढ़ गया? और यही ठंड होती तो अपने सब स्वेटर पहन लेते। क्यों? ठंड लग रही। वातावरण का ताप, जो ताप क्या है? ताप वह भौतिक राशि है जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा दिखाती है। लिखो, ताप किसे कहते हैं? तो इसका मात्रक लिखो तो ताप वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि है जो इसकी ऊष्मा प्रवाह की दिशा को दिखाता है। प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। ताप किसे कहते हैं? समझ में आ गया? इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? इसका एसआई पद्धति में मात्रक, बोलो जल्दी से, में मात्रक केल्विन है ना? कभी भी डिग्री नहीं लगाएंगे, केवल क्या लिखेंगे? केल्विन के, कैपिटल वर्ड है ना। अच्छा, फिर अगला प्रश्न, ऊष्मा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ऊष्मा? ऊष्मा किसे कहते हैं? अरे बोलो, ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखो। इसका क्या लिखो? बोलो, ऊष्मा किसे कहते हैं? जल्दी बोलो, किसे कहते हैं ऊष्मा? वस्तु की गर्माहट की माप या वस्तु में ताप प्रवाह की दिशा दिखाने वाली भौतिक राशि को ऊष्मा कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी राशि, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में, वस्तुओं में सकते है ना, ताप के प्रवाह की दिशा को दर्शाने वाली राशि को क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? परंतु ऊष्मा का एक मात्रक कैलोरी भी है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? देखो, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी है। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी। अब एक कैलोरी किसे कहते हैं? एक कैलोरी की परिभाषा, एक कैलोरी किसे कहते हैं? तो एक कैलोरी की परिभाषा देखो आप। एक कैलोरी की परिभाषा क्या है? शुद्ध, क्या लिखा मैंने? शुद्ध 1 ग्राम जल का ताप, जल का ताप कितने डिग्री? 14.5 डिग्री सेल्सियस से कितना? 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, आवश्यक
ऊष्मांक की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। अब कैलोरी का जूल में संबंध देखिए। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल। 2.4 है ना? ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बात है। आगे देखें। ये 11 चैप्टर है, मैंने 12 बता दिया तुमको डायरेक्ट। कौन सा है? 11 है ना? द्रव के तापीय गुण है। द्रव के कौन से गुण है? ये तापीय गुण, सॉरी है ना, कोई बात नहीं, पढ़ वही रहे। द्रव के कौन से गुण? तापीय गुण। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर कितना? 4.18 जूल। ठीक है ना? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ताप मापने के विभिन्न पैमानों के नाम लिखो तथा उनमें संबंध ज्ञात करो। ताप मापने के विभिन्न पैमानों के नाम लिखो तथा उनमें संबंध ज्ञात करो। तो ताप मापने की कौन कौन से पैमाने हैं? कैलोरी। ताप मापने के विभिन्न पैमानों के नाम लिखो तथा उनमें संबंध ज्ञात करो। क्या लिखेंगे? ताप मापने के निम्नलिखित पैमाने प्रचलित हैं। ताप, अच्छा आप लोगों ने ताप मापने के पैमाने देखे कि निम्न पैमाने होते हैं। निम्न पैमाने सबसे पहले कौन सा है? नंबर 1 सबसे पहले केल्विन पैमाना, या सबसे पहले डिग्री सेल्सियस लिखो। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना। क्या लिखा? सेल्सियस पैमाना। अब सेल्सियस पैमाना किसको कहते हैं? देखो इसमें क्या होता है सेल्सियस पैमाने में कि इसका अधो और ऊर्ध्व बिंदु होता है। अधो मतलब सबसे नीचे और ऊर्ध्व मतलब सबसे ऊपर। तो सबसे अधो बिंदु जो होता है वो होता है 0 डिग्री, और ऊर्ध्व कौन सा होता है? 100 डिग्री। मतलब जहां पर पानी बर्फ में बदल जाए उसको बोलेंगे अधो बिंदु, और जहां पानी वाष्प में बदल जाए उसको बोलते हैं ऊर्ध्व बिंदु। तो इसका अधो बिंदु कौन सा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊर्ध्व बिंदु कौन सा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बीच में कितने भाग हो गए? 100। अरे बीच में कितने हो गए? 100। अब इन 100 भागों को एक बराबर बराबर डिफरेंस पे अपन बांट लेते हैं। जैसे अपन ने सबसे ऊपर वाला लिख दिया 100 और सबसे नीचे वाला कौन सा लिख दिया? 0। अब ये जितनी भी बीच की दूरी है इसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है ना? इस पैमाने को 100 बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना समझ में आ गया होगा कि इसका अधो बिंदु कौन सा होता है? 0, और ऊर्ध्व बिंदु कौन सा होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया? दूसरा है अपना नंबर 2 फ़ारेनहाइट। आप सब लोगों को ये लैब में देखना है। आज आपका प्रैक्टिकल का टर्न है ना, अभी आपने एक भी प्रैक्टिकल नहीं किया है। तो आज सभी लड़के जैसे ही वो 32 नंबर रूम में जाके बैठ जाएंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि ये आज आपका टर्न रहेगा। ठीक है ना? अधो बिंदु फिर कौन सा? फ़ारेनहाइट। तो इसमें क्या होता है फ़ारेनहाइट में? इसका अधो बिंदु जो होता है वो होता है 32। कौन सा होता है? -32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऊर्ध्व बिंदु जो होता है वो होता है 218। 32 में से 218 को घटाएंगे 212 कि 218? 212 है ना? अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 180 भाग बचेंगे। अरे बचेंगे ना? अरे घटाएंगे तो 180 बचेंगे। अब क्या करेंगे? ये जो रेखा है इसको 180 को बराबर बराबर डिवीजन में अपन बांट लेते हैं, तो वो जो है कौन सा पैमाना बन जाता है अपना? कौन सा बिंदु? फ़ारेनहाइट। तीसरा है र्यूमर। तीसरा कौन सा है? र्यूमर। र्यूमर पैमाना। अब देखो ये ज्यादा प्रचलित में नहीं आया है। इसमें अधो बिंदु तो होता है 0 और ऊर्ध्व बिंदु होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 80 और इनको बराबर बराबर डिवीजन में बांट दिया जाता है। ठीक है ना? तीसरा, चौथा और लास्ट है अपना केल्विन पैमाना। कौन सा है बच्चों? केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना कितना होता है? इसमें 200 कितना होता है? 200। इसमें ऊर्ध्व बिंदु अधो तो 0 और ऊर्ध्व कितना होता है?
273 कितना होता है। और फिर क्या करते हैं, इनको 273 भागों को बराबर बराबर भागों में बांट लिया जाता है, ठीक है ना। अब तीनों में यदि रिलेशन लिखना अपन को, देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम लोगों को। जब तुम किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाओगे तो वहां भी बहुत सी बार देखने को मिलेगा। देखो c माइनस 0 और यहाँ कितना है बराबर 1 माइनस 32 बटे 212 माइनस 32 r माइनस 0 बटा 80 माइनस 0 बराबर k माइनस 273 बटा 373 माइनस 273 है ना, ऐसे कुछ 273 ऐसा होगा। तो देखो बच्चों, अब यहां से देखेंगे कितना बचा, c बटा 100 1 माइनस 32 बटा 180 r बटे 80 और k माइनस 273 बटा 100, क्यों रे, ठीक है ना, ठीक है। ये चारों के बीच में क्या आ गया अपना रिलेशन है। अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता हूँ कि अगला प्रश्न जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड, लिखो प्रश्न, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ये प्रश्न कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, आप सबको भी आना चाहिए। इधर देख लो, प्रश्न समझ में आ गया, अरे आ गया। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों बराबर होते हैं, कौन कौन से, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। तो हमने अभी यहाँ पढ़ा था c बटा कितना था 100 बराबर कितना 1 माइनस 32 बटा कितना है 180। यही प्रश्न, यही बताया ना बेटा। अगर दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो ये है। अब इधर देखना बच्चों, हमने क्या लिखा, दोनों पर बराबर होना चाहिए। c बराबर 1 बराबर कितना, माना कितना है x है, दोनों कितने पर बराबर हो जाते हैं x पर। तो जहां दोनों जगह लिखा हुआ x x लिख देंगे, x बटा कितना आ गया 100, x माइनस 32 बटे कितना 180, समझ में आ रहा है। तो 180 x बराबर 100 और कितना x माइनस, समझ में आ रहा है ना, 180 x बराबर कितना 100 x माइनस 3200। अरे समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, 180 x माइनस 100 x बराबर कितना 3200। तो 80 x बराबर कितना 3200। तो x बराबर कितना माइनस 3200 बटा 0 से 0 कट के 8 8 कितना गया, x बराबर माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड वह ताप है जहां पर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप, डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया है? अरे आया कि नहीं? अगला देखिए, ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। अगला प्रश्न क्या है, ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। मैंने बोला है ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। प्रश्न समझ में आ गया। ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है ना, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। अब देखो, पहले बात ऊष्मीय प्रसार, किसकी बात,
जैसे आपने देखा होगा किसी भी वस्तु को अपन गर्म करते हैं, क्या करते हैं? तो क्या होता है? उसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्या बोला? किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है या उसकी आकृति बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार। किसी भी वस्तु को क्या करने पर क्या होता है? उसमें प्रसार होता है। उसमें क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार। जैसा बोला ऐसा लिखना है। किसी भी वस्तु को गर्म करने पर या किसी भी वस्तु को ऊष्मा देने पर, किसी भी वस्तु को क्या करने पर? ऊष्मा देने पर क्या होता है? उसमें प्रसार होता है। प्रसार होता है। क्या कहलाता है? ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है 3 प्रकार का? नंबर 1 रेखीय प्रसार। कौन सा प्रसार? किसे कहते हैं रेखीय प्रसार? अगर किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसकी लंबाई में वृद्धि हो, इसमें तो कौन सा प्रसार कहलाएगा? लिख लो। किसी वस्तु को गर्म करने पर, किसी वस्तु को गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर, वस्तु को ऊष्मा देने पर उसकी लंबाई में वृद्धि हो, उसकी किसमें वृद्धि हो? लंबाई में वृद्धि हो, तो उसे कौन सा प्रसार कहते हैं? रेखीय प्रसार। समझ में आ रहा है? रेखीय प्रसार समझ में आ गया। दूसरा लिखेंगे पृष्ठीय प्रसार। दूसरा कौन सा है बच्चों? बोलो किसको कहेंगे? अब तो तुम समझदार हो गए। अरे बोलो। यदि किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए, इसमें तो उसे क्या कहेंगे? लिखो। किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर, किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसके काय में वृद्धि हो जाए, क्षेत्रफल में वृद्धि हो, में वृद्धि हो, तो उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय प्रसार कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आया? पृष्ठीय प्रसार समझ में आ गया। अगला है आयतन प्रसार। अगला क्या है? किसे कहते हैं आयतन प्रसार? उसके आयतन में वृद्धि हो जाए तो इसे कौन सा प्रसार कहते हैं? आयतन प्रसार। यदि किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर किसमें वृद्धि हो? उसके आयतन में वृद्धि हो, तो उसे आयतन प्रसार आयतन प्रसार कहते हैं। 3 प्रकार का समझ में आ गया होगा। आयतन प्रसार समझ में आ रहा? किसी वस्तु को क्या देने पर? ऊष्मा देने पर उसकी किसमें वृद्धि हो, तो उसे क्या कहते हैं? समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न देखो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जरूर परीक्षा में आएगा, नहीं आएगा? आएगा, नहीं आएगा? आएगा। परमानेंट ऐसे प्रश्न तो ऐसे पूछेंगे, ये उल्टी पट्टे जैसे आते हैं। अभी देखा होगा आपने, ऊष्मीय प्रसार जैसे ही प्रश्न पूछता है, ऐसा नहीं पूछेगा कि बताओ बड़े बड़े प्रश्न, तो अपन तो फिर भी उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका सवाल बनेंगे तो अपन उसको हल जरूर करेंगे। लिखो, रेखीय प्रसार गुणांक और पृष्ठीय प्रसार गुणांक की परिभाषा लिखो तथा इनमें संबंध ज्ञात करो। रेखीय प्रसार गुणांक और पृष्ठीय प्रसार गुणांक में की परिभाषा लिखो तथा इनमें संबंध ज्ञात करो। बच्चों पहले कौन सा प्रसार गुणांक? रेखीय प्रसार गुणांक। अब यहां से समझेंगे रेखीय प्रसार गुणांक क्या है कि किसी वस्तु की एकाग्र लंबाई का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस वस्तु का रेखीय
प्रसार गुणांक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? किसी वस्तु की एकांक लंबाई, किसी वस्तु की एकांक लंबाई का ताप कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे काय से दर्शाते हैं बच्चों? अल्फा द्वारा दर्शाते हैं। इसे दर्शाते हैं इसे अल्फा। अब देखो अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि मतलब डेल एल बटा प्रारंभिक लंबाई गुणित तापमान। तो आपको हमेशा कैपिटल डी से लिखेंगे। ये समीकरण 1 डाल दो इसको। दूसरा कौन सा प्रसार गुणांक पढ़ना अपन को? प्रस्थि प्रसार गुणांक। प्रसार गुणांक तो देखो बच्चों प्रस्थि प्रसार गुणांक कैसे है? जहां जहां लंबाई लिखा वहां वहां क्षेत्रफल लिख दो। जैसे एक बार क्या हुआ, ये इंग्लिश में पहले इंग्लिश बड़ी कठिन होती थी, तो इंग्लिश में क्या हुआ कि एक लड़की ने जो है फादर का निबंध याद कर लिया, फ्रेंड का निबंध याद कर लिया और आ गया फादर का। सर ने कहा कि फ्रेंड का निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है और किसका आ गया? फादर। तो उसके दोस्त ने कहा सिंपल है, जहां जहां फादर लिखा वहां वहां फ्रेंड, जहां जहां फ्रेंड लिखा था वहां वहां फादर कर देना। सिंपल सा है। जहां जहां क्या कर देना? फ्रेंड लिखा था तो उसमें आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फादर, बट मोहनलाल इज माय बेस्ट फादर। उसमें कहना मोहनलाल इज माय बेस्ट फ्रेंड, पर उसमें लिखा मोहनलाल इज माय बेस्ट फादर। और जब वो मेरे घर आता है उसमें जब व्हेन ही कम टू माय हाउस देन माय मदर, आगे क्या क्या लिखा होगा आप सोच सकते हैं, है ना? तो इसलिए ऐसा अपन कहते हैं ना, ऐसा करना नहीं है ना? दिमाग लगाना, दिमाग। मेरा कहने का मतलब ये है, या जहाँ जहाँ लंबाई लिखी वहाँ वहाँ क्या लिखना है? क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का ताप कितना? बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का प्रस्थीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा से लिखते हैं, डेल ए अपॉन एल इनटू डेल बी। इसको समीकरण बीटा, यहाँ ए आएगा। इसे काय से दर्शाते हैं? बीटा से। तो यहाँ तक हल करें। कल इसके बाद अपन आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? कल इसके बाद आगे करेंगे, ठीक है ना?